Hello everyone, how is going on? Well, for me, it's very good to be with you. Well, students, पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ और उसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखा था। विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनका अध्ययन हमने किया था। अब आगे आज हम मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु और अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अध्ययन वस्तु और अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन वस्तु को एक तरह से वन सेंटेंस वगैरह हम डिफाइन करें तो देखिए, कोई भी विषय हो, कोई भी अध्ययन विषय हो, उसकी जो अध्ययन वस्तु होती है उसका तात्पर्य होता है कि किन किन चीज़ों या किन किन विषयों या किन किन थीम्स पर उस पर्टिकुलर जो एक सब्जेक्ट है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, उस पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन की जो फोकस है, जो पर्सपेक्टिव है या जो उसका दृष्टिकोण है, उसे लागू कर वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है या किया जाता रहा है, जिसकी एक लंबी परंपरा रही है। और वहीं ये तो हुआ अध्ययन वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर, और वहीं अध्ययन क्षेत्र जो है उसका तात्पर्य उन संभावित सीमाओं या उन संभावित क्षेत्रों से है जहां तक एक विषय की रुचि को विस्तारित किया जा सकता है, जहां तक एक विषय विशेष की जो एरिया ऑफ स्टडी है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो उसका फोकस है उसका विस्तार किया जा सकता है, उसको वहां तक लागू किया जा सकता है। तो मोटा मोटा देखें तो सब्जेक्ट मैटर वो है व्हाट वी एक्चुअली डू इन द फील्ड ऑफ ए पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन, और सब्जेक्ट स्कोप जो है उसका तात्पर्य है कि व्हाट इज और व्हाट कैन बी डन यूजिंग the perspective of that particular academic discipline in the new areas or the coming areas of interest or concern। समझ गए? ठीक है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इतना ही समझना है कि सब्जेक्ट मैटर की जब हम बात करेंगे मानव शास्त्र के, तो उसमें हम उन सभी बिंदुओं को समाहित करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, जिनको सबको मिलाकर अगर हम ये करें कि हाँ, ये एक मानव शास्त्र है, ये एंथ्रोपोलॉजी है। और अध्ययन क्षेत्र में बात करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से नए ऐसे क्षेत्र उभर रहे हैं मानव और मानव कार्यों के, जहाँ पर अन्य समाज विज्ञानों के समान मानव शास्त्री भी अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकता है। तो आप देखें कि पशु जगत जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी को अगर एक वाक्य में हम परिभाषित करें तो एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। मानव और उसके कार्यों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अब मानव और उसके कार्य यानी कि मानव जीवन और मानव जीवन से और मानव अनुभव और कार्यों से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के बारे में समय और स्थान की सीमाओं से न बंधते हुए, यानी कि अतीत का समाज संस्कृति, वर्तमान का समाज संस्कृति और उन अतीत और वर्तमान के सैद्धांतिक ज्ञान, मानव समाज और संस्कृति के उद्विकास से संबंधित जो सैद्धांतिक ज्ञान मानव शास्त्र के या जो सामान्य मानव शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है, उनके आधार पर आने वाले वक्त की एक रूपरेखा, प्रीविजन जिसको बोलते हैं, एक एनविजन करना अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स और द काइंड ऑफ वर्क दैट ह्यूमन रेस विल बी डूइंग इन द कमिंग टाइम्स, उनके बारे में एक तरह से भविष्यवाणी करना। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम सामाजिक मानवशास्त्र या मानवशास्त्र कहते हैं। अब देखिए कि पशु जगत जो एनिमल किंगडम है
उसमें मानव का विशेष स्थान है। वो विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर पाता है। अन्य जो एनिमल्स हैं या एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम की जो अदर जो मेंबर्स हैं वो संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाते हैं, या एक तरह से कहें तो उस लेवल का संस्कृति अचीवमेंट या उस लेवल की सांस्कृतिक विशेषताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितनी कि मानव कर पाता है। अब ये क्यों है? अब एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या बात है मानव में या मानव प्राणी में जो अन्य प्राणियों में नहीं है, जिसकी वजह से मनुष्य संस्कृति का निर्माता कहलाता है? तो इसका सीधा साधा सा जवाब है, और एक मानव शास्त्री हैं, प्रसिद्ध मानव शास्त्री लेस्ली वाइट, इन्होंने अपनी एक बुक में मानव प्राणी की 5 शारीरिक विशेषताएं गिनाई है जिनकी सहायता से, और ये 5 विशेषताएं अन्य प्राणियों में नहीं है, और इन्हीं 5 विशेषताओं के सम्मिलित जो एक कहते हैं ना कि कंबाइंड इम्पैक्ट के कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बन गया। संस्कृति का निर्माता ही नहीं बल्कि संस्कृति को धारण करने वाला और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने वाला प्राणी भी बन जाता है। अब ये विशेषताएं, 5 विशेषताएं कौन सी है? मानव की शारीरिक विशेषताएं, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, जो इरेक्टेड फॉर्म में खड़े होने की क्षमता, मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकने वाला हाथ। अब देखिए मनुष्य के जो हाथ है स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में घुमा सकता है। वो तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि। अब ये देखिए जो इसकी जो कीन एक विजन है उसकी, जिसकी वजह से वो घटनाओं को बहुत ही गहराई से गहन अवलोकन कर सकता है, और गहन अवलोकन करने के बाद उनके बीच में क्रमबद्धता को पहचान सकता है। मेधावी मस्तिष्क है मानव का। ये तो आप होमो सेपियन कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो बहुत अधिक विकसित हो चुका है। प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। अब ये देखिए सिंबल मेकिंग, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सिंबल मेकिंग एनिमल्स। सिंबल मेकिंग एनिमल है, और ये सिर्फ सिंबल मेकिंग एनिमल नहीं है बल्कि ये जानता है कि वो जो सिंबल्स उसने बनाए हैं, भले वो लैंग्वेज की फॉर्म में हो, साइंस, सिग्नल्स, आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल, नॉन मटेरियल, ये सारे इनका उपयोग करना भी वो भली प्रकार से जानता है। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, जो सिंबल्स हैं, ये साझा होते हैं, सामूहिक होते हैं, और सबके कार्यों का ही एक परिणाम होते हैं। तो ये कतिपय विशेषताएं हैं, मनुष्य की शारीरिक विशेषताएं हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति संस्कृति का निर्माण कर पाया है, संस्कृति का निर्माता कहलाने की क्षमता इसने हासिल की है। अब देखिए उपयुक्त शारीरिक विशेषताओं कारण ही व्यापक स्तर पर पारस्परिक सहयोग एवं साझा हितों के अनुसार अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामूहिक प्रयत्न करते हुए ही एक साझा जीवन जीने के ढंग, ए शेयर्ड वे ऑफ लाइफ डेवलप हो पाया, और इसे ही मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा सा लिटरेचर है, इसको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। संस्कृति का अधिकारी है, उसने संस्कृति की रूप में अनेक भौतिक व अभौतिक वस्तुओं, औजारों, प्रक्रियाओं, ज्ञान, तकनीकों, कौशल, मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों, भाषा, प्रतीकों और वैचारिकों का सृजन करता रहा है, और इन्हीं सभी से उसका संस्कृति का निर्माण हुआ है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या वजह है कि वो ऐसा कर पाया? तो इसके लिए जनरली ये कही जाती है कि उसमें ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट है, साथ में रहने की उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो जिज्ञासु रिफ्लेक्सिव होने की मूल प्रवृत्ति है उसमें, और कार्यशील होने की मूल प्रवृत्ति भी मानव प्राणी जो है उसमें पाई जाती है। उसने औजारों का आविष्कार किया, भोजन प्राप्त करने की नई विधियों को ढूंढ निकाला, विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालियों को जन्म दिया, वह भाषा के माध्यम से। अब ये देखिए भाषा का जो आविष्कार है वो मानव संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण एक आयाम माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वह विचारों को आदान प्रदान करने की स्थिति में आ गया, और उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो दिनों बढ़ती गई। साहित्य, संगीत, कला का सृजन करने लगा, उसके धार्मिक विश्वास, मिथक, जादू, विज्ञान आदि रूप लेने लगे। कहने का तात्पर्य है कि आदिम से आदिम मानव समाज की भी कोई ना कोई संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति का निश्चित स्वरूप होता है, एक स्तर होता है। सरल से सरल मानव समाज में भी कुछ ऐसी सांस्कृतिक विषय देखने को मिलती है जो उन्नत से उन्नत पशु जगत में भी नहीं मिलती है। ठीक है, अब है मानव ने अपनी संस्कृति या तकनीकी कौशल की सहायता से भौतिक पर्यावरण को इस प्रकार से अनुकूल बना लिया है कि वह सुगमता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और अपने जो एनवायरनमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे भी वो मुक्त हो गया अपनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से। और ये जो पर्यावरण के दोनों घटक हैं, मानव और गैर मानव, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, इनमें निरंतर एक प्रकार से अंतरक्रिया चलती रहती है, और ये
अपनी जो मानव है वो अपनी गतिविधियों से अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, और एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट है वो व्यक्ति की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। और इस प्रकार से एक नया अध्ययन क्षेत्र उभर कर आया है, वो है पारिस्थितिकी मानवशास्त्र, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें इसी मानव, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, उनकी आपसी जो अंतरक्रिया है, उनके प्रतिमानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न ये उठता है कि हम कहते हैं कि मनुष्य है वो होमो सेपियंस जीनस का एक प्राणी है, एक स्पीसीज है, और मोटे मोटे रूप से उनमें विभिन्न प्रकार की समानताएं देखी जा सकती हैं। तो फिर क्या वजह है कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग संस्कृति के स्तर, अलग अलग सांस्कृतिक तत्व, कॉम्प्लेक्सेस, पैटर्न्स आदि देखने को मिलते हैं? अलग अलग जो समाज है उनकी संस्कृतियों में भिन्नता क्यों आती है? इन सब का उत्तर देने के लिए मानवशास्त्री जो हैं वो एक तरह से इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की वो कंसेप्ट देते हैं, जिसके अनुसार यह माना गया है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जो मानव प्राणी है, उन पर, उनकी गतिविधियों पर या उनके जीवन जीने के ढंग पर जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है, उस पर उनके चारों ओर का जो भौतिक पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण है, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार का वेरिएशन हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। अनेक प्रक्रिया जैसे अनुकूलन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, प्रसारण, पृथक्करण, स्थान परिवर्तन आदि के द्वारा मानव समूह में अनेक शारीरिक भेद उत्पन्न हो गए हैं, जो मानव को विभिन्न प्रजातियों समूह में वर्गीकृत करते हैं। जो रेशियल स्टॉक्स हैं अलग अलग, उन्हें वर्गीकृत कर देते हैं। प्राकृतिक मानवशास्त्री जो नेचुरल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि विश्व की सभी मानव जो प्रजातियां हैं वो होमो सेपियंस जीनस के सदस्य हैं। स्पष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से आकारिकीय भिन्न है। ये देखिए, ये शब्द है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस रिलेटेड विद देयर फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस को दर्शाया जा सकता है, न कि सांस्कृतिक उच्चता निम्नता के क्रम। अब ये एक कई बार ये बहुत ये बात की जाती है कि जो अलग अलग रेसेस हैं, क्या उनमें भिन्नता का आधार केवल एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है, या फिर कुछ उनमें एक प्रकार की श्रेष्ठता, रेशियल श्रेष्ठता जिसको बोलते हैं, रेशियल सुपीरियोरिटी की भी एक फीलिंग है? क्या कुछ रेसेस वाकई में दूसरी रेसेस की तुलना में अधिक सुपीरियर है? क्या उनमें उच्चता और निम्नता का जो क्रम है वो उनकी मानसिक एक तरह से जो विकास है उसको दर्शाता है? तो काफी लंबे समय तक वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का एक डिस्कोर्स चला कि जो वाइट रेस है, और आप एक शब्द सुना होगा आपने, व्हाइट मैन्स बर्डन। तो जो वाइट रेस है उसका ये मानना था कि विश्व में वो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग हैं, और उन सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि वह विश्व के अन्य प्रजातियों के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके सांस्कृतिक स्तर उनके उस स्तर का नहीं है, उन्हें सभ्य बनाने का दायित्व ईश्वर ने उन्हें ही दिया है। और इसी एक ग्रैंड नैरेटिव, इसी एक ग्रैंड डिस्कोर्स के बेसिस पर पूरे विश्व में जो ये इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। इंपीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद था, उनके चलते एक तरह से जगह जगह पे अपने जो रेशियल सुप्रीमेसी है उसे स्थापित करने की कोशिश की। और ये मानव इतिहास का एक बहुत बुरा कह दो चाहे बहुत बड़ा कह दो, वो एक चैप्टर रहा है। भाषा, संजातीयता, एथनिसिटी, विश्वास, मूल्यों, भौतिक अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों के संबंध में भिन्नता जो वेरिएंस है का कारण प्रजातीय श्रेष्ठता न होकर पारिस्थितिकी अनुकूल इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है। वो इस रूप में स्पष्ट है कि मानवशास्त्र सांस्कृतिक सापेक्षवाद को स्थापित करता है, न कि सांस्कृतिक आत्म केंद्रितवाद, कल्चर एथ्रोसेंट्रिज्म को। यही, अब देखिए दो शब्द आ गए, एक तो कल्चरल रिलेटिविज्म और दूसरा है कल्चरल एथ्नोसेंट्रिज्म। तो ये अगर प्रजातीय श्रेष्ठता के नियम को हम माने, तो अपनी प्रजाति को सबसे श्रेष्ठ मानकर अन्य प्रजाति के जो लोग हैं, अन्य रेसेस के जो लोग हैं, उनकी सभ्यता को या उनके जीवन जीने के ढंग को निम्न मानकर स्वयं को अधिक उनसे श्रेष्ठ समझने की जो एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, उसे कल्चरल एथ्नोसेंट्रिज्म कहा जाता है। जबकि इसका विपरीत जो है वो है कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि सभी जो संस्कृतियां हैं या विभिन्न प्रजातियों ने जो सांस्कृतिक स्वरूप उत्पन्न किए हैं, वे सभी समान रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि वो उनकी स्वयं की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय जो उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है, अनुकूलन है, पारिस्थितिकी अनुकूलन है, उसके अनुकूलन के पश्चात समय के अनुसार
उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप वो प्रतिमान उभरे हैं। इसलिए सभी संस्कृतियां समान रूप से महत्वपूर्ण है, सभी संस्कृतियां समान रूप से अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए अभी मेटा स्पेंसर एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर मेटा स्पेंसर, उन्होंने भी कहा कि ऑल कल्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल कल्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ये जो भाव है ये कल्चरल रिलेटिविज्म है और मानव शास्त्र की एक बहुत बड़ी आप प्रैक्टिकल या आप इसको बोल सकते हैं एक व्यवहारिक उपयोगिता है कि इसने वैश्विक स्तर पर यह अपने वैज्ञानिक अध्ययनों से ये जो कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म की जो एक गलत एक फाल्स एक मिसकंसेप्शन था उसको दूर कर कल्चरल रिलेटिविज्म की को स्थापित इन्होंने करने में अपना योगदान दिया है। यही मानव शास्त्र परिप्रेक्ष्य की विशेषता भी है। अब हम ये देखते हैं कि मानवशास्त्र और मानवशास्त्री जो है उन्होंने कभी भी अपने को काल व स्थान की सीमाओं से बांध कर नहीं रखा है। अर्थात ये ठीक है कि परंपरागत रूप से मानवशास्त्र को आदिम संस्कृतियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया और एक तरह से जो समकालीन आदिम समाज है उनकी संस्कृतियों के अध्ययन के रूप में प्रारंभिक मानवशास्त्रियों ने काम किया। लेकिन आज यह इतना विकसित हो चुका है, इतना मेच्योर हो चुका है और आज मानवशास्त्री जो है वो स्वयं को समय और स्थान, टाइम और स्पेस की सीमाओं से बिल्कुल मुक्त रखता है। अर्थात ये एक साथ ही अतीत और समकालीन यानी कि पास्ट और प्रेजेंट और आदिम और आधुनिक, प्रिमिटिव और मॉडर्न सोसाइटीज, कल्चर्स और जो कम्युनिटीज हैं उनका अध्ययन करता है, जिसके कारण इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत भी हो गया। बहुत एक्सपेंशन आ चुका है इसके अध्ययन क्षेत्र में, विविधता और एक्सपेंशन दोनों है। एक मानवशास्त्री मानव और उसके कार्यों के संबंध में निम्न विषयों की वैज्ञानिक सिद्धांतों या पद्धतियों के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास करता है। मानव की उत्पत्ति और उसका विकास, उसकी शारीरिक बनावट और शारीरिक भेद, मानव और पशु समाज में पाए जाने वाले अंतर, विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक विशेषताएं, प्रजाति विवरण, उनसे पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण और वर्गीकरण, अतीत और वर्तमान की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचनाओं व संस्थाओं के उद्भव, उनके प्रारंभिक स्वरूप और उद्विकास के क्रम को समझाकर भविष्य के जीवन की भविष्यवाणी करना भी एक तरह से मानवशास्त्री का कार्य है। आदिकालीन अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की सामाजिक संरचना का स्वरूप क्या था, मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म और जादू, विज्ञान, भाषा, कला, संगीत, साहित्य आदि का उद्विकास कैसे हुआ और उनका वर्तमान स्वरूप क्या है। परंपरागत रूप से मानवशास्त्र साधारणतः लघु, सरल और आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता रहा है। ये समाज सीमित परिधि और कम जनसंख्या के कारण सरल संस्कृतियों के स्तर को दर्शाते थे। इनमें आधुनिक समाजों की संस्कृतियों जैसी कोई जटिलताएं नहीं देखने को मिलती है। आज समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक एवं जटिल नगरीय समुदायों, ग्रामीण समुदायों और जनजातीय समुदायों का तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन की एक समृद्ध परंपरा विकसित हो गई है। एक तरह से हम देखें तो मानवशास्त्री जो है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट, मॉडर्न, प्रिमिटिव एंड मॉडर्न, प्रिमिटिव प्लस मॉडर्न और पास्ट प्रेजेंट, प्रिमिटिव, मॉडर्न और पास्ट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, इन सभी आयामों में मानव और मानव के कार्यों का अध्ययन करने में रुचि रखता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक जो मानवशास्त्र है या इसके विभिन्न जो अध्ययन क्षेत्र हैं वो इतने अधिक व्यापक हैं, इतने अधिक विस्तृत हैं कि आज यह समाज विज्ञानों के परिवार में सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन वस्तु वाला विषय या विज्ञान माना जाता है। मानवशास्त्रीय अध्ययनों और अनुसंधानों के द्वारा मानव के शारीरिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांतों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ये थ्योरेटिकल उसकी जो वैल्यू है मानवशास्त्र की वो है कि मानवशास्त्री सामान्यतया उन सिद्धांतों को डेवलप करने की कोशिश करता है, उन सिद्धांतों को विकसित करने की कोशिश करता है जो व्यक्ति के, जो मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक और उसके जो शारीरिक या जैविकीय उद्विकास है या जैविकीय विकास के जो प्रतिमान है उनको पता कर सके, उनके पीछे छुपी जो वास्तविकताएं हैं, यथार्थ है, उनको वो पता कर सके। मानवशास्त्री, अब देखिए ये 2-3 शब्द हैं, अतीत को तलाशने, टू एक्सप्लोर द प्रेजेंट, वर्तमान की व्याख्या करने, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, टू एक्सप्लोर द पास्ट, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, और भविष्य का पूर्वावलोकन, टू एनविजन द फ्यूचर।
मीन्स टू एक्सप्लोर द पास्ट, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट एंड टू एनविजन द फ्यूचर। ये एक मानवशास्त्री का फोकस होता है। अर्थात यह मानव के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्लाइड क्लुखोन जो एक महान मानवशास्त्री हैं, उन्होंने मानवशास्त्र को मानवता का दर्पण या मिरर ऑफ ह्यूमैनिटी क्या बुलाया है, जिसमें मानव अपने शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के विभिन्न रूपों को विभिन्न कालिक व स्थानिक संदर्भों में आराम से देख सकता है। अब निष्कर्ष की बात कर लें कि मानवशास्त्र का अध्ययन वस्तु और अध्ययन क्षेत्र के बारे में जो भी हमने अभी चर्चा की, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? उसका निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि मानवशास्त्र द्वारा अपने उद्भव से लेकर आज तक, फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन टू द प्रेजेंट डेट, मानव के भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व, द फिजिकल, द फिजियोलॉजिकल और द बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रेस, टोटल ह्यूमैनिटी के जो विभिन्न आयाम हैं, जो वेरियस डायमेंशंस हैं, उनका तुलनात्मक, उनका कंपैरेटिव, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और समग्र होलिस्टिक स्टडी करने के क्रम में उसके अध्ययन वस्तु में अत्यधिक विविधता, डाइवर्सिटी और समृद्धता, रिचनेस आ गई है। यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक विविध है और बहुत अधिक समृद्ध है। इसी प्रकार मानवशास्त्र का अध्ययन जो क्षेत्र है, जो संभावित सीमाएं होती हैं, वो भी निरंतर विस्तारित होती रहती हैं। मनुष्य के कार्य और उसके अनुभव के नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। इन नए नए क्षेत्रों में फिर जो मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य उनको लागू कर नई नई फाइंडिंग्स प्राप्त की जाती हैं और उनके उपयोग के आधार पर नए नए अध्ययन क्षेत्र के संबंध में मानवीय ज्ञान में निरंतर सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है। नवीन उपयोग की संभावना सदैव विद्यमान रही है। इसीलिए कहते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। अब देखिए ये दो फ्लो चार्ट हैं, लाइन डायग्राम्स हैं। इनमें देखिए जनरल सोशियोलॉजी जो है उसे हम थियोरेटिकल सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अब अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, जो जनरल एंथ्रोपोलॉजी है वो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्योर एंथ्रोपोलॉजी या थियोरेटिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। जहाँ तक थियोरेटिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है तो इसका तात्पर्य है कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज या फाइंडिंग्स के बेसिस पर जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज जो है उसमें यदि ग्रोथ करते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं, तो वो हो गया सैद्धांतिक एंथ्रोपोलॉजी का भाग। वहीं यदि इन नई फाइंडिंग्स का उपयोग करके मनुष्य की जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है या समस्या है उनको, उनके निराकरण में यदि हम किसी प्रकार से थियोरेटिकल एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, उन सिद्धांतों को लागू कर व्यक्ति के जो जीवन है या उसके अनुभव है उसको बेहतर बना सकते हैं, तो उसे हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब जनरली एंथ्रोपोलॉजी को फिजिकल, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बांटते हैं। हमें पहले भी पढ़ा है। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन जीनेटिक्स की स्टडी करते हैं, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री की स्टडी करते हैं, बायोमेट्री की स्टडी करते हैं, सेमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं और प्राइमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं। उसी प्रकार सोशियो कल्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम आर्कियोलॉजी और प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं, एथनोलॉजी की स्टडी करते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करते हैं। और ये आपका जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियो एंथ्रोपोलॉजी, वो भी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। अब एक तथ्य यहाँ ये आता है कि जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है उसे कई बार कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या और कई बार सोशल एंथ्रोपोलॉजी कह दिया जाता है। तो जहाँ तक जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ये जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है, इसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहने की जो परंपरा है वो यूएस में प्रचलित है। जो यूएस ट्रेडिशन है, यूएस ट्रेडिशन में जो मानव जाति का जो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है मानव जीवन का, उसको सबको संपूर्ण रूप से हम सांस्कृतिक मानवशास्त्र कहते हैं। और अमेरिका में जो मानवशास्त्र के पिता थे वो फ्रेंच बोआस थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका में जो यूएस ट्रेडिशन है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, वो इंस्पायर्ड थी ईबी टाइलर के वर्क से। और ईबी टाइलर का जो ओरिजिन था वो एक तरह से लंदन यूके में था। तो यानी कि अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वो किसके वर्क से प्रभावित थी? वो ईबी टाइलर जो यूके बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके कार्यों से प्रभावित थी। वहीं जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो यूके ट्रेडिशन है। यूके में एंथ्रोपोलॉजी, जनरल एंथ्रोपोलॉजी की इस ये जो सब जो फील्ड है या डिवीजन है या सेगमेंट है, इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहने की परंपरा है। और ये इंस्पायर्ड थी एलएच मॉर्गन, लेविस हेनरी मॉर्गन, जो महान एक मानवशास्त्री थे जो एक तरह से यूएस बेस्ड या यूएस ओरिजिन था उनका, न्यूयॉर्क में वो पैदा हुए थे। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि यूएस ट्रेडिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की वो यूके बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कार्यों से प्रभावित थी, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जो यूके ट्रेडिशन है, ब्रिटिश ट्रेडिशन है, वो अमेरिका के मानवशास्त्र से प्रभावित थी।
ऐसा ही एक और चार्ट है, वो देख लेते हैं हम जल्दी। ये है एंथ्रोपोलॉजी इज विद इन एंथ्रोपोलॉजी। आप यहाँ नोटिस कीजिए, एंथ्रोपोलॉजी ये प्लूरल है, विद इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हो गई है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट स्कोप है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, कंटिन्यूसली इट्स गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड इट्स गेटिंग वेराइड एंड वेराइड। अब देखिए, थियोरेटिकल एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, राइट, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, पेलियंटो एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी और साइबर एंथ्रोपोलॉजी। और ये निरंतर जारी भी है, स्टिल कंटिन्यू, स्टिल कंटिन्यू, कंटिन्यू, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने मानव शास्त्र की जो अध्ययन वस्तु और अध्ययन क्षेत्र है उस पर चर्चा की है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो विशेषताएं हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में दो और टॉपिक हमारे इस यूनिट में इस भाग में रहते हैं मानव शास्त्र के बारे में। एक तो मानव शास्त्र की प्रकृति और अदर जो सोशल साइंसेस हैं और अदर जो नेचुरल साइंसेस हैं उनके साथ मानव शास्त्र का जो एक तरह लिंक अप्स हैं या एक तरह से गिव एंड टेक का जो मीडिया ऑफ एक्सचेंज है, गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है, जो किनशिप टाइज हैं अदर सोशल साइंसेज, अदर नेचुरल साइंसेज के साथ, उन पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू in the next lecture. Till then, stay safe, stay at home. Bye.